हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम अपना काम बंद होने से खुश होते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट आ रहा है और उसके यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने का, उससे ज्यादा एक्साइटमेंट तो हमें होता है कि जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो उसका इलाज तो पिछला खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक एक्साइटमेंट, वो हैप्पीनेस, हम हर बार ये सोचते हैं कि इसका टेस्ट इस महीने पॉजिटिव आ जाए। लड्डू खाने को मिले। वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम उन पर्सनैलिटीज से मिलते हैं जो लिटरली लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं। और आज के गेस्ट तो बहुत ही खास हैं। पिछले 3 दशकों से ये लाइफ संभाल रहे हैं, लाइफ दे रहे हैं, न्यू मदर्स को आफ्टर केयर के लिए भी गाइड करते हैं। एक बहुत ही स्पेशल डॉक्टर है हमारे साथ, डॉक्टर मंजुषा गोयल जी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड अ गायनेक। आइए मिलते हैं मैम से। मैम वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप मैम? थैंक्स अ लॉट मैम, टाइम देने के लिए। आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है मैम। जब आप छोटे थे तभी डिसाइड कर लिया था कि डॉक्टर बनना है, या क्या प्रेशर था मैम? प्रेशर फादर का था। When I was in 6th standard, my father said, I want you to be doctor. तो वो प्रेशर मैंने, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने झेला। अच्छा, क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ता है मैम। पढ़ने के अलावा आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर कि कोई डॉक्टर ही नहीं है और किसी ने ये एंट्रेंस एग्जाम दिया ही नहीं था। तो मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना था और कोई गाइडिंग फोर्स नहीं थी। मैं पानीपत से हूँ, वहाँ पर कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं होते थे, दिल्ली में तो उस वक्त होते थे। तो वो सब करना और फिर अपने आप को खरा उतारना, ये एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था, खासकर एक बनिया फैमिली में जहाँ पर बाकी सब लोग बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करे हुए थे। नहीं, फादर मेरे सर्विस क्लास के हैं। उनका हमेशा से फोटे था कि मेरी लड़कियों को सेल्फ सफिशिएंट होना है और बहुत अच्छा करना है। सेल्फ सफिशिएंट होना एक अलग चीज और डॉक्टर फील्ड में जाना इज अ डिफरेंट थिंग मैम। तो ये कैसे मन बना कि डॉक्टर ही बनना है? ये हमेशा ऐसे लगता था कि डॉक्टर एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो। हाँ जी। यू आर पेड फॉर योर सर्विसेज डेफिनेटली, बट उसके बावजूद भी लोग थैंकफुल होते हैं। हाँ जी। ज्यादातर जगह तो लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, हमने पैसे दिए और काम करा लिया, लेकिन डॉक्टर के पास ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि छोटे से लेके बड़े तक उसको थैंक्स करते हैं। तो ये एक बहुत आपकी ईगो को बूस्ट करता है। फिर आपको लगता है कि चलो ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स डू सम गुड वर्क। ये आपने बिल्कुल सही कहा मैम। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो मैं पॉलिटिशियन होती। ग्रेट। आपकी मेडिकल जर्नी का सबसे चैलेंजिंग पॉइंट क्या रहा? मेरी मेडिकल जर्नी का सबसे चैलेंजिंग पॉइंट यही था कि जब मैं हॉस्टल में थी तो एक बार मुझे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया और क्या हो गया किसी को नहीं पता चला। अच्छा। और उसी वक्त नया नया अल्ट्रासाउंड हुआ था, मेरा अल्ट्रासाउंड भी करा गया। 1 महीने तक मुझे सिर्फ दाल चावल पे रखा गया और वो भी नमक वाले। अच्छा। तो वो काफी चैलेंजिंग था। मेरी मदर को अपना घर सब छोड़ छाड़ के मेरे साथ रहना पड़ा 1 महीने तक हॉस्टल में, और मेरे फादर को घर पे कुक करना पड़ा। तो वो काफी चैलेंजिंग था। मुझे लगता था शायद मैं नहीं कर पाऊंगी और मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं को किसी भी तरह से मैं ठीक नहीं हो रही थी। तो उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत कुछ हम इस फील्ड में कर सकते हैं और अभी और कुछ करने को है। तो दैट कीप्स मी मोटिवेटेड। वैसे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा मेरे सब चैलेंजेस में मेरे को सपोर्ट करता रहा। मैम मुझे लग रहा है वो दाल चावल अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। आप जो फिटनेस आपने बरकरार रखी है। अब ये फिटनेस का मेजर रीजन मेरे हस्बैंड है। अच्छा। वो मैराथन दौड़ते हैं और कुछ भी हो जाए, आंधी बारिश तूफान, वो सुबह जरूर दौड़ने जाते हैं। 5 से 10 किलोमीटर हर रोज दौड़ते हैं। तो उनको देख के मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा फिट तो रहना ही पड़ेगा। अंकल आंटी ना हो जाए। बिल्कुल टक्कर जो दे दी उन्हें। मैम आपने चैलेंजिंग मोमेंट तो बता दिया, एक प्राउड मोमेंट? मेरा प्राउड मोमेंट था जब मैंने मेरी मैरिज होनी थी और मेरा एंगेजमेंट हो गई। उसके साथ साथ मेरा पीजी एंट्रेंस का एग्जाम था और मैंने फर्स्ट टाइम में अपने एमडी एंट्रेंस बहुत अच्छी रैंक से क्रैक करा। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे पेरेंट्स का कहना था कि शादी के बाद आप पढ़ नहीं पाओगे, तो इसलिए
ये एक चैलेंजिंग था और प्राउड भी था कि चलो मैं दोनों काम एक ही साल में कर पा रही हूँ। मैंने अपना एंट्रेंस भी क्रैक करा और मेरी मैरिज भी सेम टाइम पे विद इन अ मंथ थी। ग्रेट ग्रेट। और उससे भी ज़्यादा एक उस बड़ा प्राउड मोमेंट क्या था कि जब मेरे ट्विंस हैं, सन एंड डॉटर, और दोनों बच्चों ने हमारी लाइफ से इन्फ्लुएंस होकर, अपने पेरेंट्स की लाइफ से इन्फ्लुएंस होकर सोचा कि हम भी डॉक्टर बनेंगे। और उन्होंने बहुत मेहनत की और दोनों बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नीट यूजी एग्ज़ाम क्लियर किया और दिल्ली में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेडी हार्डिंग और आरएमएल में दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ। सो आई डेफिनेटली हैव दैट वेरी गुड मेमोरीज ऑफ दैट मोमेंट। ग्रेट मैम, ये प्राउड, इससे ज़्यादा प्राउड क्या होंगे? प्राउड पेरेंट्स भी हैं और सेम फील्ड में, और सेम फील्ड में जब बच्चे नाम रोशन करते हैं तो वो उससे ज़्यादा हाँ, कि भाई ज्यादातर आजकल बच्चे कहते हैं दे आर नॉट हैप्पी विद व्हाट देयर फादर इज डूइंग। घूम फिर के चाहे उन्हें वापस वही करना पड़े, पर उन्हें लगता है हमें छोड़ दो, हमें कुछ अलग करना है, शायद हमारे फादर उतना अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन जब आपके बच्चे इतने इन्फ्लुएंस होते हैं कि उन्हें लगता है नहीं मेरे मदर फादर बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें वही प्रोफेशन करना है, जबकि हमारा कोई नर्सिंग होम नहीं है, तो डेफिनेटली ये तो एक प्राउड की बात है। तो मुझे लग रहा है कि पूरा एक फैमिली नर्सिंग होम आने वाला है। नहीं, ऐसा तो हम नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चे आजकल सुपर स्पेशलिटी का जमाना है। हाँ, तो डेफिनेटली बच्चे सुपर स्पेशलिटी करना चाहेंगे। अगर किसी मोमेंट हमें लगता है कि जैसे मुझे और मेरे हस्बैंड को तो लगेगा ही कुछ सालों के बाद कि अब हमें थोड़ा सोसाइटी की सेवा में जाना है, तो फिर वो सबर्ब्स में जाना अच्छा है। लाइक दिल्ली सिटी में तो अभी बहुत नर्सिंग होम्स की जरूरत नहीं है, दे हैव एनफ। मैम, ऐसी एक चीज जो आपको रोज मोटिवेट करती है पेशेंट्स के साथ काम करते वक्त? हर रोज एटलीस्ट 2 to 3 पेशेंट तो डेफिनेटली थैंकफुल होते हैं। जैसे कि मैं पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम अपना काम बंद होने से खुश होते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट आ रहा है और उसके यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने का, उससे ज्यादा एक्साइटमेंट तो हमें होता है कि जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो उसका इलाज तो पिछला खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक एक्साइटमेंट, वो हैप्पीनेस, हम हर बार ये सोचते हैं कि इसका टेस्ट इस महीने पॉजिटिव आ जाए। लड्डू खाने को मिले। डेफिनेटली। तो मैम, इसी से रिलेटेड है, आज के टाइम में इनफर्टिलिटी के मेन रीजंस क्या है? मेजॉरिटी में ना पहले होता था कि इनफर्टिलिटी के ज्यादातर यंग शादी हो जाती थी, तो और सब लोग सोचते थे लड़कियां ही जिम्मेवार है। बट जब टाइम के साथ साथ लड़के इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, सिर्फ लड़कियों को ही नहीं कह सकते। जैसे कि लेट मैरिजेस हो रही हैं और उसके अलावा जैसा हमारा रहना है, खान पान है, ड्रिंक्स है, स्मोकिंग है, वेपिंग है, टाइट क्लोथिंग्स पहनते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं, इन सब से सीमेन पे काफी इफेक्ट आता है। और इसी तरह से लड़कियां भी करियर ओरिएंटेड है, शादी हो भी जाए तो बच्चा जल्दी नहीं करना चाहती, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। फिर उसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज काफी हो रहा है, क्योंकि लड़कियां फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हैं, तो वेट मेंटेनेंस नहीं करेंगी तो वो वाली प्रॉब्लम होती है। और कुछ तो हमेशा से था, 20-30% पहले रीमैरिजेस हो जाती थी, बहुत कुछ हो जाता था। अब डेफिनेटली मोर डेडिकेटेड कपल है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं और उनका सोल्यूशन चाहते हैं। मैम, क्या कुछ ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जिन्हें इम्प्रूव करके इनफर्टिलिटी को रेडिकलाइज किया जा सके या इम्प्रूव किया जा सके? हाँ, डेफिनेटली अपना वेट मेंटेनेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। BMI कैलकुलेट करना, एब्सोल्यूट वेट कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, अपने हाइट और वेट के प्रपोर्शन में अपने वेट को रखना, रोज फिजिकल एक्टिविटी करना, डाइट ज्यादा और कम इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्वालिटी ऑफ डाइट इम्पोर्टेंट होता है। प्रिजर्व डाइट ना खाना, और बाहर के खाने को रिस्ट्रिक्ट कर लो, हफ्ते में 1-2 बार कर लो, खा लो, मना नहीं है। शुगर को रिस्ट्रिक्ट कर लो, शुगर बहुत बड़ा कल्प्रिट है। डायबिटीज तो रैम्पेट है हमारे देश में, तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना, फर्टिलिटी पे असर आएगा डायबिटीज का। और बाकी अपनी सोशल हैबिट्स जो है आपकी, देर रात तक मोबाइल देखना, टीवी देखना और पार्टियां करना, और उसमें अनलिमिटेड ड्रिंक करना, स्मोकिंग जो कि बहुत ज़्यादा आजकल कंटेजियस हो गई है, यूथ बहुत ज़्यादा कर रहा है, ड्रग्स के लिए भी सोचता है, वैपिंग तो सोचता है बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं करती। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा सा इन चीज़ों को मॉडरेशन कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैम, प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए 3 सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स क्या होंगी जो आप वुमेन को देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि राइट टाइम पे मैरिज करना। प्रोफेशनली कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमने बहुत कर लिया है। दूसरा ये है कि मैरिज करने के बाद अपनी एज जो मैरिज किया उसके हिसाब से जल्दी प्लानिंग करनी है या टाइम लगाना है, इस बारे में ध्यान रखना। और तीसरी, अपनी बेसिक मेडिकल हेल्थ को ठीक रखना। ये
इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मैम, क्योंकि वर्क स्ट्रेस भी होता है प्रोफेशनल्स के लिए। वर्क स्ट्रेस है, आई गेस वो भी फिर एक प्रॉब्लम फिर हो जाती वर्क है। स्ट्रेस तो हमेशा ही रहेगा। हाँ जी। स्ट्रेस हमें रखना ही क्यों है? जब हम काम कर रहे हैं तो पूरी जी जान से काम करें, और जब हमारा फ्री टाइम है तो बाकी चीजों को देखें। मैम, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जो एक कॉमन मैन नहीं जानते? डेफिनेटली कुछ सालों से लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज और अब तो रोबोटिक सर्जरीज काफी हाँ। प्रचलित है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो एक तो टाइम कम लगता है, सर्जन को भी टाइम थोड़ा कम लगता है, हॉस्पिटल स्टे कम होता है, उसके अलावा हमें वाइट एरिया दिख रहा होता है, तो सर्जिकली भी हम बेटर कर पाते हैं। बाद में रिकवरी तो बहुत अच्छी है, आप घर आकर 2-3 दिन में ही बेटर फील करने लगते हैं, अपना रूटीन काम कर सकते हैं, बैक टू वर्क हो सकते हैं, पेन भी कम होता है, इट इज़ वेरी लेस पेनफुल। और दूसरा, आप डिपेंडेंट नहीं होते, आजकल हाउस हेल्प वगैरह नहीं है, तो आप सिंगल हैंडेड भी इन चीज़ों को एज ए हस्बैंड वाइफ भी संभाल पाते हैं। मैम, अभी आपने बताया लेट प्रेगनेंसी या लेट मैरिजेस के बारे में, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या अलग ध्यान रखना चाहिए? जो लेट प्रेगनेंसीज हो रही हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जेनेटिक मेल्फॉर्मेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। ओके। जो आपके स्पर्म्स और एग हैं उनमें थोड़े से मेल्फॉर्मेशंस, वो जो बच्चा बनाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें अगर जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत है, कोई स्पेशल हमें अल्ट्रासाउंड्स वगैरह करने हैं तो वो ज़रूर करने हैं। दूसरा, जैसे बड़ी उम्र की माएँ होंगी तो उन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस का रेट बढ़ जाएगा प्रेगनेंसी में, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उन सब के रिस्क बढ़ जाते हैं, तो ज़्यादा उनको सुपरवाइज करना पड़ता है। और तीसरा, अगर वो लेट प्रेगनेंसीज प्लान कर रहे हैं तो बहुत बार प्रेगनेंसी ना होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ है कि पहले हम नेचुरल ट्राई करेंगे, फिर हम IUI पे जाएंगे, फिर हम IVF पे जाएंगे, तो इंस्टेड ऑफ स्लोली ग्रो करने की, अगर हम लेट कर रहे हैं तो हमको 6 महीने में डिसाइड कर लेना है कि हम ट्राई कर रहे हैं और नहीं कंसीव कर रहे हैं, डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत है। और तो ये एक जो सीधा हमको एक्सप्रेस ट्रेन पे जाना पड़ता है लेट मैरिजेस में, वो भी इम्पोर्टेंट बात है। और डॉक्टर की गाइडेंस तो बहुत जरूरी है कि वो टाइम रहते अगर मान लें डॉक्टर की, या अड़े रहेंगे तो फिर वो लटके ही रहेंगे आई गेस। नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी, मुझे उन्हें लगता है कि मरीज ये सोचता है कि मैंने अचानक उसको ये बता दिया तो वो उसको भाग जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा। दे मे नॉट बी ऑनेस्ट इन टेलिंग देम that you need this treatment at this age, which is very very important. स्ट्रीक और बिल्कुल साफ बताओ, जरूरत है। सोशल मीडिया आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है, पर सोशल मीडिया आपको पूरा नहीं बता सकता कि आपकी स्पेसिफिक कंडीशन में क्या करना पड़ेगा। केसेस से थोड़ी डिसाइड होगी। हाँ, तो ये बहुत बार हमें लगता है कि हमने सोशल मीडिया से AMH देख लिया वो देख लिया और हमारा काम हो गया। ऐसे नहीं होता, बिकॉज हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। तो मैम, एक इनफर्टिलिटी एक इमोशनल जर्नी है, आप अपने पेशेंट्स का इमोशनल सपोर्ट कैसे करते हैं? मेरा इमोशनल सपोर्ट तो मैं खुद हूँ। आई स्ट्रगल्ड इनफर्टिलिटी एंड हैड माय चिल्ड्रन 6 years आफ्टर माय मैरिज। और मैंने 3 साल बाद प्लान करा और 3 साल तक फिर स्ट्रगल करा। तो बहुत बार लोग अपनी अगर हम अपने पेशेंट्स को कुछ एग्जांपल्स देते हैं तो डेफिनेटली उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उनको इमोशनल सपोर्ट मिलता है। हम किसी और पेशेंट्स के तो एग्जांपल दे नहीं सकते। तो अब क्योंकि मैं तो खुद ही लाइव एग्जांपल हूँ, तो मैं पेशेंट को हमेशा कहती हूँ कि आई कैन रिलेट विद यू, योर इमोशनल जर्नी, योर स्ट्रेस एंड ऑल द सोशल जो आप पर प्रेशर है, जो पेरेंटल प्रेशर है, वो सब क्योंकि मैंने झेला है, तो मैं उन्हें बता पाती हूँ कि मैं रिलेट कर रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि आपके साथ क्या हुआ। मेरे भी ट्विन्स हैं और अब तो उन्हें भी डॉक्टर बना दिया मैंने। मैम, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप न्यू कपल्स को देना चाहें? हाँ, डेफिनेटली आपकी मैरिज जब डिसाइड होती है तो साथ साथ एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग या प्री मैरिज काउंसलिंग ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें कि हम ये देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है लड़की का, तो लड़के का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ना हो तो बेटर है। दूसरा, अगर लड़की थैलेसीमिया कैरियर है तो थैलेसीमिया कैरियर से उसकी शादी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे जन्म पत्री मिलाते हैं, कुछ चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके अलावा जब मैरिज हो रही है तो आपको बच्चा नहीं चाहिए तो कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस भी तो जाननी है कि बच्चा जल्दी करना है या नहीं करना है, तो क्या यूज करें जिससे ये ना हो 2 महीने में आ जाते हैं कई बार कि हम प्रेग्नेंट हो गए पर बच्चा नहीं चाहिए। तो आपको भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि आप अपना फर्स्ट चाइल्ड अबॉर्ट कर रहे हो, और हमें भी लग रहा होता है कि आगे बच्चा ना हो तो कितनी मुश्किल होगी। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मेडिकल डिजीज होती हैं जो डिस्क्लोज नहीं करते लोग, या कर भी दें, थायराइड है, डायबिटीज है, या प्रीवियस कोई सर्जरीज हुई है, तो आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उससे डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है कि आपको अपनी मैरिज के बाद कुछ स्टेप्स कब कब लेने हैं। क्योंकि फिजिकल और मेंटल तो आप डिसाइड कर लोगे, लेकिन मेडिकल तो डॉक्टर के साथ ही कर पाओगे। बिल्कुल, और एक काबिल डॉक्टर, आप जैसा कोई काबिल डॉक्टर होना बहुत जरूरी है।
अब इसी तरह के अगर न्यू पेरेंट्स को क्या टिप दे सकते हैं हम? न्यू पेरेंट्स जब होते हैं तो सबसे पहले आजकल जैसे यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो दे से वी आर प्रेग्नेंट। अब वी आर प्रेग्नेंट हो तो मानना भी पड़ेगा कि वी आर प्रेग्नेंट। ये नहीं हो सकता कि हस्बैंड वाइफ को छोड़कर पार्टी करने जा रहा है और अपने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रख रहा है। न्यू वुड बी पेरेंट्स को कपल की तरह बिहेव करना है और हर चीज़ों में एक दूसरे को सपोर्ट करना है। डॉक्टर के पास टाइम टू टाइम ले जाना है, उसकी दवाइयों का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, फूड का ध्यान रखना है और कभी कभी थोड़ी सी उसकी गलत चीज़ों को भी मान लेना है, क्योंकि मेंटल स्विंग्स बहुत हो रहे होते हैं। उसके अलावा जब बच्चा हो जाए तो भी आजकल जैसे मैटरनिटी लीव्स माओं को मिलती है, डैड्स को भी मिलती है पैटर्निटी लीव। सो डैड का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिलेटिव्स आ रहे हैं या बहुत लोग आ रहे हैं, माँ और बच्चे को रेस्ट नहीं मिल रहा है और बीच बीच में माँ को सोना है और बच्चे की देखभाल करनी है, तो इन सब चीज़ों में भी पापा लोगों को सपोर्ट करना है। तो एज ए कपल आप दोनों को अपनी पूरी काउंसलिंग करनी चाहिए और मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेरेंटहुड बहुत अच्छा होता है। जब हम बच्चों को ग्रो करते हुए देखते हैं और ये बच्चे बड़े होते हैं, हम सब दुख भूल जाते हैं। तो हमेशा बेटर फ्यूचर को सोच के अपने बच्चों की केयर करें। बिल्कुल सही कहा मैम। मैम इसी से रिलेटेड आफ्टर डिलीवरी स्ट्रेच मार्क्स को लेकर लेडीज बहुत कॉन्शियस रहती हैं। कोई इफेक्टिव रेमेडी आप बता सकते हैं, नेचुरल रेमेडी, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं। बहुत सारा वेट गेन करना इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करना है। जो डायबिटिक है, जिनके बच्चों के अराउंड वाटर ज़्यादा हो गया है, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। दूसरा, स्ट्रेच मार्क्स जेनेटिक भी होते हैं, अगर मदर को हैं तो थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स आएंगे ही। उसके अलावा 4th-5th मंथ से नेचुरल कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल है और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स हैं, उनको यूज़ करें। मॉइस्चराइजर से ज़्यादा ऑयल अच्छा होता है और उनको 4th-5th मंथ से ही शुरू कर लें तो डेफिनेटली स्ट्रेच मार्क्स कम आएंगे। मैम एक क्वेश्चन और है, क्या अभी भी कपल्स आते हैं और कहते हैं बॉय चाइल्ड ही चाहिए या गर्ल चाइल्ड ही चाहिए? अभी भी वो प्रथा चल रही है? हाँ, डेफिनेटली इसको तो चेंज होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ प्रपोर्शन, तो प्रपोर्शन बहुत कम हो गई है। अब काफ़ी जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी है, लेकिन कुछ लड़कियां आकर कहती हैं कि हमें लड़की चाहिए पहले लड़का है। ये भी गलत है। तो लड़का या लड़की दोनों की डिमांड करना ही गलत है। वैसे कपल आजकल एक बच्चा कर रहे हैं, तो अब लड़का और लड़की का चॉइस भी कम ही रह गई है, क्योंकि काफ़ी कपल्स को तो एक ही बच्चा करना है। और डेफिनेटली नए बच्चे ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और वो इन चीज़ों से निकल रहे हैं। भगवान की देन है तो उसे ऐसे ही चलने दीजिए। मतलब गॉड हैज़ नॉट गिवन यू चॉइस कि नहीं तो वही पूछ लेता कि भाई बेटा बता तेरे को क्या चाहिए, वही तेरे को दे देता हूँ। तो लॉन्ग टर्म क्या हमारे लिए अच्छा है ये शायद हमें भी नहीं पता। आज हमें लग रहा है कि लड़का चाहिए, 20 साल बाद जो लड़की है वो हमें सपोर्ट कर रही हो और लड़का ना कर रहा हो, तो हमें लगेगा कि हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। मैम कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं जहां आपने पेशेंट के लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया हो? हाँ, एक पेशेंट के बच्चा, कपल के बच्चा नहीं हो रहा था, तो मुझे याद है कि वो भी उतने निराश थे और मैं भी निराश थी और बड़े सालों तक वो मेरे साथ रहे। ऑलमोस्ट 5 ईयर तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। माइमेक्टमी भी हुई, यूट्रस में से फाइब्रॉइड वाला रिमूवल भी हुआ। उसके अलावा सब कुछ ही हम कर कर के हार गए, पर कुछ हो ही नहीं रहा था। और फाइनली उनका टेस्ट ट्यूब बेबी किया गया और एक ही बच्चा बना और उसी बच्चे से बच्चा हो गया और यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आया। तो हमें लगा कि डेफिनेटली ये तो एक इम्पॉसिबल चीज़ थी। बच्चा बड़ा हो गया अब, बट डेफिनेटली आई विल नेवर फॉरगेट दैट कि ये उस कपल की डेडिकेशन थी कि वो लगे रहे कि नहीं ये होगा। कई बार मुझे लगता भी था कि क्या मैं इनके साथ जस्टिफाई कर पाऊँगी कि नहीं, but definitely it was really it has a good memories. और पेशेंस पेड ऑफ? पेशेंस तो डेफिनेटली पे करती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी प्रोफेशन में ये सिर्फ मनी रिलेटेड कोलैबोरेशन नहीं है, इसमें इमोशंस भी जुड़ जाते हैं टाइम के साथ। तो अगर पेशेंट आपके पास आ ही रहा है तो आप अपने सब कलीग्स और बहुत सारे लोगों से बार बार बात करोगे, जानने की कोशिश करोगे कि आप इस पेशेंट के लिए क्या डिफरेंट कर सकते हो जिससे इसमें रिज़ल्ट आए। तो डॉक्टर भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि जो डेडिकेशन दिखाता है और पेशेंस दिखाता है कि मुझे इसको रिज़ल्ट देना ही है। मैम आज के ज़माने में आपके नेबरहुड में एक अच्छा हॉस्पिटल या हेल्थ केयर होना कितना इम्पोर्टेंट है?
इट्स वेरी गुड, क्योंकि अब जीपीज़ का ज़माना कम है। अब पहले तो होता था आप जाके दरवाज़ा खड़खड़ाते थे कि डॉक्टर साहब चलो, घर में उसका तबीयत ख़राब हो गई है। अब तो अगर पेशेंट मर भी जाए तो अड़ोस पड़ोस में डॉक्टर भी हो तो उसके पास भी साधन नहीं है कि वो जाके मरीज़ को देख लेगा और या डिक्लेयर कर देगा या आपको कोई इमरजेंसी केयर दे देगा। तो सबके अपने क्लिनिक्स अलग हैं, कमर्शियल सिस्टम है, गवर्नमेंट का भी यही कहना है, और हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी केयर तो किसी के पास घर में हो भी नहीं सकती। तो एक इमरजेंसी अच्छा हॉस्पिटल आसपास होना इम्पॉर्टेंट है। मरीज़ को जैसे ही कुछ हो, बेस्ट तरीका है कि अर्ली टू अर्ली हम उसको वहाँ पहुँचाएं, इसकी बजाय कि कोई कहे कि यहाँ डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ वो आ भी जाएगा तो उसके पास साधन ही नहीं है, तो क्या करेगा। मैम, रोहिणी, पंजाबी बाग जैसे एरियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कैसे परफॉर्म करते हैं? क्या आपके हिसाब से ये एरियाज फैमिली फ्रेंडली हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स के हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत अच्छे हैं दोनों एरिया में, और प्राइवेट सेक्टर्स के भी बहुत अच्छे हैं विद स्पेशलिटीज़, सुपर स्पेशलिटीज़। देर आर नर्सिंग होम्स ऑल्सो जो कि थोड़े सबर्ब्स को कैटर कर लेते हैं। उसके अलावा हर लेवल के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर हमारा लो सोशो इकोनॉमिक या मिडिल क्लास पर्सन जा सकता है। इसके अलावा हायर क्लास को जाना है तो वो जा सकता है। और पहले होता था कि सबको लगता था कि थोड़ा सा साउथ दिल्ली की साइड जाओ और थोड़ा सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाओ, वहाँ ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल हैं, ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हैं। बट अब हमें ऐसा नहीं लगता है। हमारे आसपास सब तरह के डॉक्टर्स और सब तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मैम, एक सेगमेंट है हमारा आस्क द एक्सपर्ट, जिसमें हमारे पास एक फॉलोअर ने क्वेश्चन भेजा है, नेहा शर्मा जी। This question from you: How do we know at the age of 35 plus if perimenopause has started? What could be the early signs, and are they good in between 35 to 40 years age group? Having menopause in 35 to 40 is called early menopause. So if we label it as early menopause, definitely it is not good sign. और पता कैसे चलेगा कि अगर आपके पीरियड्स डिले होते जा रहे हैं, 1 मंथ की जगह 2 मंथ्स 3 मंथ्स में आ रहे हैं, पीरियड का फ्लो कम हो जा रहा है। अर्लियर यू वर यूजिंग 4 पैड 5 पैड्स इन अ डे, नाउ यू आर यूजिंग हार्डली 1 पैड इन अ डे, और आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मूड स्विंग्स आपके बढ़ गए हैं कुछ टाइम से। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा थोड़ा गेस कर सकते हैं। फाइनली तो डॉक्टर ही देख के आपको बताएंगे। और अगर आपका अर्ली मेनोपॉज आ रहा है तो कुछ कैल्शियम, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स, दे आर वेरी गुड फॉर इट। हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी गुड फॉर, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा देंगे, थोड़ा सा डाइट पे ध्यान रखेंगे। और अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फैमिली डिस्टर्बेंसेस हो गई हैं, मूड स्विंग्स बढ़ गए हैं, तो उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दे सकते हैं। ओके, लेकिन एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, वो तो फिर अल्टीमेटली गाइडेंस से ही होगा, क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अपने ब्रेस्ट कैंसर्स और बाकी चीज़ों के रिस्क थोड़े से होते हैं, होते चाहे बहुत कम है, लेकिन किन लोगों को देनी है ये इंपॉर्टेंट है। रैंडमली सब लोग नहीं ले सकते। ग्रेट मैम, एक फन रैपिड फायर राउंड करते हैं। टी लवर या कॉफ़ी लवर? कॉफ़ी लवर। फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन? डेफिनेटली फन लविंग पीपल लव गोवा। ग्रेट। अ कॉमन मिथ अबाउट प्रेगनेंसी जो आप तोड़ना चाहती हैं? बेड रेस्ट इज़ द ओनली वे टू कैरी द प्रेगनेंसी इफ़ यू हैव अबॉर्शंस। एक लाइन में मदरहुड का असली मैजिक क्या है? अपने बच्चों को गले लगाना। अगर एक मैजिकल एडवाइस देनी होती है आज की वर्किंग वुमेन को रिगार्डिंग हेल्थ, तो वो क्या होगी? अपने लिए टाइम निकालना है, ये नहीं सोचना है कि सिर्फ फैमिली और आपका वर्क ही इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी हेल्थ को डे टू डे साथ लेके चलना है, ताकि 50+ पे जाके आपको स्पेशल केयर ना करनी पड़े। ग्रेट। एक लाइफ मंत्र दैट यू फॉलो टू स्टे पॉजिटिव? I always give lots of time to me also for my fun activities, to my family, and I talk to my friends, और मैं reconnect करके ये सब चीज़ों से अपने आप को stay positive रखती हूँ। ग्रेट, ये बहुत ही इंस्पायरिंग शो था। मैम के सोशल हैंडल्स जो है सारे आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। स्टिल आई बिलीव अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, भगवान ना करे आए पहली चीज, लेकिन आप स्टिल अपनी हेल्थ केयर के लिए या गाइडेंस के लिए आप मैम से मिल सकते हैं। इनके क्लिनिक्स कहाँ अवेलेबल हैं मैम, प्लीज एक बार बताइए, आप कहाँ मिल सकते हैं? मैं सेक्टर 7 रोहिणी में लेडीज़ एंड चाइल्ड क्लिनिक है, ICICI बैंक के ऊपर, वहाँ पर अपना क्लिनिक करती हूँ। रोज़ शाम को 6 से 8 हमेशा अवेलेबल रहती हूँ, संडे छोड़ के। उसके अलावा मैं CK बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग वेस्ट में मिलती हूँ दोपहर को 12 से 4।
संडे को नहीं, संडे वेकेशन टाइम, मस्ती टाइम, तो आप बाकी टाइम में ऑल 6 वर्किंग डेज में आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं और मिल सकते हैं। अगेन एज आई सेड, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मैम के आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हैं विद इन इनके अपॉइंटमेंट नंबर्स, और इसी तरह के और सेलिब्रिटीज एक्सपर्ट्स से बात करने के लिए, उनकी इंस्पायरिंग जर्नीज को जानने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं भारत सदाना चैनल। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।